हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट के अंदर जो चीट का मामला चल रहा है, उसके बाद जो है हमारे बोर्ड अध्यक्ष को सीएम अशोक गहलोत जी ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा जी को भी निलंबित कर दिया गया था। दोस्तों, उसके बाद जो है आपके कल रात को सीएम अशोक गहलोत ने बोर्ड के नए प्रशासक और सचिव की नियुक्ति की है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं किसे नियुक्त किया गया है। पूरी खबर को आप देख लीजिए एक बार। रीट पेपर लीक बवाल के बाद 29 जनवरी को सीएम अशोक गहलोत ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया था। साथ ही सचिव अरविंद कुमार सेंगवा सस्पेंड हुए थे। अब जारोली की बर्खास्तगी के एक हफ्ते बाद शनिवार रात सरकार ने आईएएस अफसर लक्ष्मी नारायण मंत्री को नया बोर्ड प्रशासक नियुक्त किया है। इसी के साथ आरएएस अफसर मेघना चौधरी को सेंगवा की जगह नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, मेघना चौधरी जी जो है वो आपकी सचिव होंगी और बोर्ड अध्यक्ष जो होंगे वो आपके नए वो लक्ष्मी नारायण मंत्री होंगे। ठीक है, तो एक खबर तो ये हुई। दोस्तों, इसके बाद कल एडीजी राठौड़ जी का बयान आया है। पूरी बात देख लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि रीट पेपर लीक से जुड़ा व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बचेगा नहीं। अब देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन इसके अंदर और अभी पकड़ा खाते हैं। अभी 38 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रीट पेपर लीक में एसओजी अब तक 1 करोड़ 3 लाख 80 हजार रुपये बरामद कर चुकी। एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया, अकेले राम कृपाल मीणा की निशानदेही पर ही 71 लाख रुपए जब्त हुए थे। इसके अलावा 11 लाख रुपए विभिन्न खातों में फ्रीज कराए गए। राम कृपाल को पेपर बेचने के बदले में छात्रों से मिली करीब राशि 21 लाख 80 हजार रुपये भी बरामद की गई है। राठौड़ ने कहा, कई संदिग्ध गिरफ्तारी के डर से फरार हैं। इन्हें पकड़ने की भी योजना बनाई गई है। पेपर लीक से जुड़ा व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। मामले में 38 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस जिले में पेपर लीक की सूचना मिली वहां से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच जारी है। जरूरी होने पर डीपी जारोली की भी गिरफ्तारी होगी। तो दोस्तों, डीपी जारोली जी पर भी उन्होंने बयान दे दिया है कि जरूरी होने पर डीपी जारोली जी की भी गिरफ्तारी होगी। तो दोस्तों, अब वैसे तो डीपी जारोली जी की जो गिरफ्तारी वो अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब एडीजी का अपना फैसला है कि वो मतलब एसओजी का अपना फैसला है कि वो किस प्रकार इस चीज़ को मतलब सॉल्व करते हैं। ये उनका अनुसंधान का काम है। फिलहाल जो भी है, एडीजी ने ये कहा है कि चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा, कोई बचेगा नहीं। इसके बाद दोस्तों, आपको एक थोड़ा देखिए, ये थोड़ी हंसी वाली खबर है। मतलब एक तरीके से थोड़ा रीट के अंदर जो चीट हुई है, तो जो भजन लाल पकड़ा गया था उसके लिए थोड़ा दोस्तों थोड़ा मामला अलग ही हो गया कि एसओजी को, और जिसे कहते हैं ना कि वो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ये वो वाला सीन हुआ है यहाँ पे। तो महिला ने रिश्तेदारों को बताया, पेपर मिल गया, उन्होंने ही पकड़वा दिया। तो क्या हुआ कि जो भजन लाल की भतीजी थी सोहन देवी, उसी ने खुद ने रिश्तेदारों को बता दिया कि भाई मेरे पास पेपर आ गया, मेरे पास पेपर आ गया, और उन्होंने ही इसको पकड़वा दिया। तो जिसको कहते हैं ना दोस्तों कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। तो रीट पेपर लीक मामले में नया खुलासा आया है। अब सामने आया है कि परीक्षा से पहले ही सोहनी देवी को पेपर मिल गया था। सोनी देवी को यह पेपर उसके फूफा ने, भजन लाल ने लाकर दिया था। पेपर मिलने की खुशी में सोनी ने खुद ही अन्य रिश्तेदारों को इसके बारे में बता दिया। फिर इन्हीं रिश्तेदारों में से किसी एक ने एसओजी से उसकी शिकायत कर दी और वह पकड़ी गई। अब तक जांच में सामने आया कि सोनी देवी भजन लाल के साले की लड़की ही है। सोनी देवी ने काफ़ी समय से पढ़ाई छोड़ रखी थी, फिर भी उसके रिश्तेदारों को बताया कि उसका पेपर अच्छा गया है। इस मामले में कई रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि बिना पढ़ाई पेपर अच्छा कैसे हुआ। तो सोनी देवी ने उन्हें पेपर मिलने की बात बताई। पेपर लीक की एसओजी ने जब जांच शुरू की तो उसे सोनी देवी का क्लू मिला। सोनी व भजन लाल पकड़े गए। पूछताछ में पता चला कि भजन लाल से वकील मनोज बिश्नोई ने भी पत्नी के लिए पेपर खरीदा था। बता दे, रीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड राम कृपाल मीणा है। उसने जयपुर कोऑर्डिनेटर पारेशर की मदद से पर्चा उड़ाया था। तो ये वाली चीज़ सामने आई है। और दोस्तों, एक चीज़ और भी कि कल हमारे जो सुभाष गर्ग जी हैं उनके घर के बाहर ये थोड़े होर्डिंग लगा दिए थे। तो दोस्तों, ये गलत चीज़ है, क्योंकि जब तक किसी पर आरोप साबित नहीं हो जाते तो दोस्तों इस तरह की हरकतें करना सही नहीं है। केवल एक बदले की भावना से इस तरह की हरकतें करना ही ये सही चीज़ें नहीं है, क्योंकि अभी किसी के और आरोप सिद्ध नहीं हुए तो फिर दोस्तों ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी। तो ये सब चीज़ें गलत है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। तो ये वाली चीज़ है। दोस्तों, एक खबर और है इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 5 तारीख को रीट की सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट से बीएड बीएसटीसी विवाद की। तो वहां से आपको सबको पता है कि बीएड वालों को राहत नहीं मिली और अगली सुनवाई की डेट दोस्तों 22 तारीख है। तो दोस्तों, एक बार खबर पूरी पढ़ लेते हैं।
सुप्रीम कोर्ट से तृतीय श्रेणी भर्ती के लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने से जुड़े मामले में बीएड अभ्यर्थी को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई से 22 फरवरी तक जवाब मांगा है। जस्टिस विनीत सारण व जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने यह आदेश देवेश शर्मा व अन्य को की एसएलपी पर दिया। ऐसे में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी होने से अभ्यर्थी लेवल 1 के पदों पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। एसएलपी में कहा था कि बीएड वाले अपीलार्थियों को गलत तरीके से शिक्षक भर्ती के लेवल 1 से बाहर किया गया है। तो खैर दोस्तों, ये उनका अपना मत है। इसके बाद आवेदन की आखिरी तारीख 8 फरवरी है। तो एनसीटीई ने 2018 में एक अधिसूचना जारी कर बीएड डिग्री धारकों को भी रीट लेवल 1 के लिए योग्य माना था। एनसीटीई ने कहा था बीएड धारक लेवल 1 में पास होते तो उन्हें नियुक्ति के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को अभ्यर्थियों को अंतरिम रूप से राहत देते हुए रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा था। तो दोस्तों, आपको पता है कि उनको बाद में तो रीट लेवल 1 से बीएड धारियों को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया था हाई कोर्ट ने। लेकिन उससे पहले जब इन्होंने जब हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इनको परीक्षा में तो बिठाइए, फिर उसके बाद इसकी सुनवाई करेंगे, और यदि ये योग्य नहीं माने जाते तो इनको L1 में शामिल नहीं किया जाएगा, इनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, ये वाली बात थी जो कि सामने आई है। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट खबर कि रीट वैकेंसी बढ़ने का दोस्तों थोड़ा चल रहा है इस वक्त, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। तो दोस्तों, पूरा मामला ये है कि कल रात को जो आपके जी राजस्थान के एंकर हैं कमर खान, ठीक है, आप सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं इनसे। तो इनका एक ट्वीट आया था, क्या लगता है जल्द बढ़ेंगे रीट के पद। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़, वैसे तो ये अच्छे प्रवक्ता हैं, मतलब इन्होंने जो बात कही, तो दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने भी एक बार के लिए सोचा कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी पद नहीं बढ़े, लेकिन अब कैसे पद बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ पर जब मैंने विचार किया तो एक क्लू मेरे को मिला कि अभी फिलहाल आपको पता है 9 तारीख से विधानसभा है। क्या है, आपकी 9 तारीख से विधानसभा है, ठीक है। और आप भी जानते हैं कि विधानसभा के अंदर जब आपका बजट पेश होगा तो दोस्तों बजट के अंदर सरकार अपनी योजनाएं रखेगी, सरकार अपनी रोजगार से संबंधित जो भी चीज़ें योजनाएं रखेगी। और दोस्तों, आपको पता है कि आज 6 तारीख से दिल्ली रोड स्थित, जयपुर में जो दिल्ली रोड स्थित है, आपको पता होगा, दिल्ली रोड स्थित एक होटल के अंदर हमारे जितने भी विधायक होंगे मतलब सरकार के, उन सबको एक जगह रखा जाएगा और चिंतन शिविर जो भी है वो आप समझ सकते हैं कि वहाँ से ही वे सीधे 9 तारीख को विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों, दिल्ली रोड स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ सामने आई है। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ ये निकल करके आ रही है कि हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कल शाम को या परसों शाम को जो कांग्रेस के एक मेंबर सदस्य हैं अजय माकन जी, आपको पता है उनका वो बहुत बड़े ओहदे पर हैं, और हर कांग्रेस की कोई भी समस्या के लिए वे हमेशा एक तत्पर रहते हैं और हमेशा जयपुर आकर के समस्याओं का निवारण करते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है ये सारी चीज़ें उनके सामने आ गई होंगी, तो इसलिए वो अभी क्या बोलते हैं जयपुर आकर के, और दोस्तों इस चीज़ का चिंतन भी चल रहा है कि रीट को किस प्रकार जो है बचाया जाए और किस प्रकार इस चीज़ का सॉल्यूशन किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ से मुझे लगता है कि देखो, आपके पद बढ़ना, दोस्तों मुझे जो लग रहा है कि आपके पद बढ़ सकते हैं। और इस चीज़ की दोस्तों आपको जो जानकारी होगी ना, वो 9 तारीख को वो ही होगी। 9 तारीख से पहले आपको नहीं पता चलेगा, 9 तक को आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन होने वाला है। तो दोस्तों, ये वाली जो चीज़ है, इसको लेकर के आपको बस थोड़ा पॉजिटिव रहना है। और बस एक ही चीज़ है कि अभी फिलहाल दोस्तों की जो सबसे मेन चीज़ है कि आरोपी पकड़ा का है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एसओजी को भी है ना, टाइम टू टाइम जो है एक अपनी एडीजी जो साहब हैं, जिस तरह उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो एसओजी को एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी तक जो भी चीज़ सामने आ रही है और कितने आरोपियों तक पेपर पहुंचा है। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कि देखो, रद्द करने वाले भी ये चीज़ सोचते हैं कि भाई इतने लोगों तक जब पेपर पहुंचा है तो पेपर को रद्द कर देना चाहिए। दोस्तों, उनकी मांग वाजिब है, और नहीं रद्द करने वाले हैं उनकी मांग भी वाजिब है कि उन्होंने इतनी मेहनत से नंबर लाए तो रद्द क्यों हो। लेकिन दोस्तों, एसओजी को ये स्थिति भी साफ करनी चाहिए। अब दोस्तों, सबसे मेन चीज़ होती है टाइमलाइन, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया चल रही है, सरकार को भर्ती को पूरा करना जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, एसओजी को आकर के एक चीज़ तो ये तो कंफर्म करनी चाहिए कि लगभग उनके अकॉर्डिंग कितने लोगों तक पेपर पहुंचा है, ताकि बच्चे इस चीज़ को एक संतुष्टि उनको मिल सके कि हाँ भाई, अब वो, ताकि क्या है कि बच्चे ग्रुप्स में बट गए तो वो एक स्टैंड ले सके कि भाई एक्चुअली में करना क्या है। तो दोस्तों, उसके लिए एसओजी का एक सामने आकर के ये कहना कि भाई कितने लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं पूरी तरीके से और कितने लोगों तक पेपर पहुंचा है, ये सारी चीज़ें उन्हें कंफर्म करनी चाहिए।
क्योंकि दोस्तों देखो एसओजी के ऊपर ही ये सब कुछ डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। सरकार चाहे तो बच्चों को तनाव से बाहर भी निकाल सकती है, तो तनाव दे भी सकती है। तो लेकिन फिलहाल सरकार से और सीएम साहब से हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो जल्दी बच्चों के हितों को ध्यान रखते हुए कोई अच्छा फैसला लेंगे। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही, और आगे कोई भी और न्यूज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।